वो कहीं नहीं है। इसलिए अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए फारूक साहब भी उल्टे, और उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि यही जो गुपकार डिक्लेरेशन ये 370 को वापस रेस्टोर करेगा और 35 को रेस्टोर करेगा। और ये हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है कि वो हमेशा लोगों को गुमराह करे और गुमराह को नारे दे रहे हैं। खासकर डॉक्टर फारूक साहब वो हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं जिसका ज़मीनी के साथ कोई वास्ता नहीं होता, जो हकीकत में वास्तव में कुछ होता नहीं। सच साबित करें कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग थी, लोगों को गुमराह करने के लिए एक नारा था, वो खुद अब कह रहे। जम्मू कश्मीर में अगर समझने के लिए सबसे मुश्किल कोई चीज़ है तो वो है जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डायनामिक्स। आपने अगर क्रॉसवर्ड्स नाम की एक गेम खेली होगी तो आप जानते होंगे कि कितना मुश्किल उस गेम को खेलना है, क्योंकि उसमें एक कोने से दूसरे कोने में आपको दो अल्फाज बनाने पड़ते हैं, लेकिन एक से ही दो अल्फाज बनने चाहिए। उससे ज़्यादा मुश्किल है जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना। मैं हूं अमजद खान, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस स्पेशल रिपोर्ट का एक और सेगमेंट लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनामिक्स में हर रोज़ आने वाले नए बयान काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देते हैं लोगों के लिए, पॉलिटिक्स को समझना और पॉलिटिशियंस को समझना। कश्मीर से एक पॉलिटिशियन बोलकर गए थे कि लोकसभा में जाके ऐसा बयान देंगे कि जो आज तक ना किसी ने सुना होगा, ना किसी ने वैसा बयान दिया होगा, लेकिन वहाँ जाकर महज ऑक्सीजन को डिबेट करते हुए नज़र आया। वापस आकर कहते हैं कि चाइना आर्टिकल 370 दिलाएगा। हमारे साथ में बात करने के लिए आज हैं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर कैडर के एक सीनियर लीडर अल्ताफ़ ठाकुर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। फारूक साहब कहते हैं कि आर्टिकल 370 चाइना वापस दिलाएगा। कुछ लोगों ने तो कम से कम सही बात की थी कि शायद पार्लियामेंट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, लेकिन चाइना वापस दिलाएगा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? देखिए, डॉक्टर फारूक साहब की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो ग्राउंड में इस वक्त डॉक्टर फारूक साहब को अपनी पोजीशन जो दिख रही है तो वो कहीं नहीं है। इसलिए अपने आप को मीडिया में ज़िंदा रखने के लिए फारूक साहब भी उल्टे सीधे बयान देते। देखिए, पहले जब नफ़रत की दीवार यहाँ से हटाई गई, जो आर्टिकल 370 थी या 35 था, जो दीवार ढह गई, जो देश और जम्मू कश्मीर को आपस में बांटे, उस दीवार को गिराने के बाद डॉक्टर फारूक साहब ने एक गुपकार डिक्लेरेशन भी, वो एक मुख्तलिफ पार्टीज़ को उन्होंने एक ग्रुप बनाया था और उसमें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि यही जो गुपकार डिक्लेरेशन ये 370 को वापस रेस्टोर करेगा और 35 को रेस्टोर करेगा। और एक साल उन्होंने पूरा इस पर चलाया कि यहाँ की कश्मीरी जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको गुमराह करने के लिए उन्होंने वो डिक्लेरेशन चलाई। और ऐसे उन्होंने 70 साल तक कभी सेल्फ रूल, कभी एटॉनमी, कभी कुछ इन्होंने ऐसे चलाई, जैसे कि उनके वक्त से पहले थे महाजरा शुमारी, फिर बाद में कुछ। और ये हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है कि वो हमेशा लोगों को गुमराह करे और गुमराह को नारे दे रहे हैं। खासकर डॉक्टर फारूक साहब वो हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलते हैं जिसका ज़मीनी के साथ कोई वास्ता नहीं होता, जो हकीकत में वास्तव में कुछ होता नहीं। अब गुपकार डिक्लेरेशन जिसकी वो बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, वो तो उसके पुल बांध रहे थे कि अब इससे ये होगा, अब वापस जो 370 है वो इससे वापस आएगा, 35 वापस होएगा। अब डॉक्टर फारूक साहब खुद ब खुद अपनी उस बात को सच साबित करें कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग थी, लोगों को गुमराह करने के लिए एक नारा था, वो खुद अब कह रहे हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं, अब डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं कि 370 चाइना वापस आएगा। देखिए, 370 एक बैकडोर एंट्री थी और इंडियन पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसने उसको एकदम काला दम करार दे के उसको 5 अगस्त को उसको यहाँ से हटा दिया। और देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर ने भी उस पर बहुत खुशियाँ मनाई। अगर 370 का कहीं सपोर्ट होता या डॉक्टर फारूक साहब का कहीं सपोर्ट होता तो डॉक्टर साहब के लिए सड़क पे एक आदमी आज तक प्रोटेस्ट करने के नहीं निकला है। डॉक्टर साहब अपनी हालत जानते हैं रोड पे, इसलिए अब मीडिया के ज़रिए हाईलाइट्स में वापस लाइमलाइट में आने के लिए वो उल्टे पुल्टे बांध देते हैं। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए, भारत एक सक्षम देश है, मजबूत देश है। किसी को हिम्मत नहीं है कि वो भारत के अंदरूनी मसाइल में दखल दे, या हम किसी को इजाज़त दें कि वो भारत के अंदरूनी मसाइल में देखे, वो चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, जिनको आज फारूक साहब, और मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब डॉक्टर फारूक साहब को चीन ही डिस्पैच करना चाहिए। और वहां शहर जो शहर है जो कोविड का मरकज़ बना है, मुझे लगता है वहीं भेज के उसको वहीं से इलेक्शन लड़ाना चाहिए। जी, आपने भी बात की उनको यहाँ से बाहर भेजने की, रविंद्र रैना जी ने भी बात की उनको यहाँ से बाहर भेजने की। इससे पहले पाकिस्तान भेजा जाता था, अब चाइना भेजा जा रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अलग से अभी बात हो रही है पॉलिटिकल डायनामिक्स की। जब हम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप कहते हैं कि कभी वापस नहीं आएगा, अपनी पार्टी कहती है कि आएगा, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं उस तरीके से आएगा। गुपकार डिक्लेरेशन की आपने बात की, वो भी फेल है। अपनी पार्टी पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि आ सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब को सपने नहीं बेचने चाहिए। उनका भी एक जो स्टेबिलिटी है वो समझ नहीं आ रहा। वो एक तरफ से कहते हैं कि सपने बेचे जा रहे हैं, अगर सपने बेचे जा रहे हैं तो वो भी तो सपना बेच रहे हैं कि आएगा, कोर्ट से आएगा, पार्लियामेंट से आएगा।
देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा वैसे ही अपनी पार्टी का भी ये एजेंडा है कि एक कश्मीर सेंट्रिक जो ग्रुप्स है वो यहाँ का जो वोट बैंक है उसको गुमराह करने के लिए क्योंकि आपने देखा होगा कि ये सुना भी होगा बहुत पहले जहाँ नारे हुआ करते थे, अल्लाह करेगा वांगन करेगा बाप करेगा ना, अब वो कद्दू का टाइम रहा ना बैंगन का टाइम रहा। आज मॉडर्न एज है, आज यहाँ का जो यूथ है, यहाँ का जो नौजवान है वो जानता है कि वोट किसको डालना और डेवलपमेंट कहाँ से होनी है। इसी तरह अपनी पार्टी ने भी अब एक नया शोशा शुरू कर दिया और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन जो मैंने देखा पिछले हफ्ते अपनी पार्टी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि 317 वापस आने वाला नहीं है। अब एक रीजनल लेवल पे जहाँ ऐसे लुभावने नारों को पहले बेचा जाता था और उनकी बड़ी अच्छी मार्केट में वैल्यू भी थी और कीमत होती थी, अब मुझे लगता है अपनी पार्टी भी उस रीजनलिज्म पे चली गई और वो भी शायद इन खोखले नारों को बेचना चाहते हैं। लेकिन ये पत्थर की लकीर है, 370 नफरत की दीवार ढह गई है, नफरत की दीवार वापस नहीं आएगी। अगर एनसी के पास, अगर अपनी पार्टी के पास 4 से ज़्यादा पार्लियामेंटन है तो तब वो बात करे, लेकिन जिस पार्टी के पास एक भी एमपी नहीं है वो 370 वापस लाने की बात करे, मुझे लगता है अपने आप में मजाक है और लोग इस बात पे हंस रहे हैं। जी, थोड़े से अलग डायरेक्शन में जाना चाहूँगा। हमने देखा है कि रिसेंटली आर्टिकल 370 के बाद से उसके पहले भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो चीज़ पैरेलल चल रही थी वो थी रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़। उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रहा है पिछले कई सारे दिनों से। हमने देखा है कि आपके जो यूटी प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि गोली का जवाब गोली से मिलना चाहिए। कविंदर गुप्ता जी ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया कि रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। ये तो बात है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन जिनको रिहेबिलिटेशन के तहत आज से पहले कांग्रेस और एनसी की सरकार जम्मू कश्मीर वापस लाई थी वो तो आज तक सेटल्ड है नहीं, तो कविंदर गुप्ता जी का स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करेंगे कि रिहेबिलिटेशन किस तरह से देंगे आप मिलिटेंट्स को जो बंदूक छोड़ के मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो रीजनल पार्टीज है उनमें इतनी ही फर्क है कि जहाँ तक आपने किया है कि रिहेबिलिटेशन की बात की या जब आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और वो कागजी गोली नहीं होती है। जहाँ तक आप कविंदर गुप्ता जी की बात करें या हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी की बात करिए, देखिए गोली का जवाब तो गोली है, इस बात को मैं मानता हूँ। जिसके हाथ में गन हो, जो गन लेके चले उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन अब कुछ नौजवान लोग छोटी एज के हैं जिनको गुमराह करके उनको मिलिटेंसी ज्वाइन करा गया और वो खुद पछता रही है, उनके घर वाले सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है वह एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो गवर्नर साहब ने भी ऐलान कर दिया और उन्होंने भी इस बात को कहा। लेकिन जो हार्डकोर मिलिटेंट्स है, जो मिलिटेंट है जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, मुझे लगता है बेटर इलाज है उसका गोली से गोली। और आपने देखा कि पिछले 1 साल में, मैं आज ही डीजी साहब का स्टेटमेंट पढ़ा था, 180 से ज़्यादा खूंखार दहशतगर्दों को मार गिराया गया और जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रही है आज सक्सेसफुल चल रही है। सक्सेसफुल क्यों हो रही है? क्योंकि अब जो लोग सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से सब कुछ पॉसिबल होता है। इसका सीधा सा मकसद है कि लोग अब यहाँ गन नहीं चाहते, यहाँ मिलिटेंसी नहीं चाहते, वो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते, वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और वो खोखले नारों को छोड़ना चाहते, चाहे 370 और 35A हो या जो इन्होंने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पिछली बार उन्होंने की थी। मुझे नहीं लगता है वो कहीं कागज़ में रखा था, उन्होंने ऐसे ही किया था। अगर उन्होंने उस वक्त रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो उन्होंने उस वक्त की है, एक अच्छी बात है। अगर किसी को लाइफ में मौका दिया जाए सुधरने के लिए वो अच्छी बात है, उसमें कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप किन लोगों को रिहेबिलिटेशन के नाम पे वापस ला रहे हैं तो उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया। मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही दोहरा मियार है, वही खोखले नारे है जैसे वो 370 तक आज 70 साल तक लोगों को यहाँ गुमराह कर दिया। आप रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ हैं, क्या आप मिलिटेंट्स को रिहेबिलिटेट करना चाहेंगे या नहीं? मुझे लगता है जो मासूम नौजवान जिनको गुमराह किया जा रहा है या जो एक दूंस दबाव के तहत जिनको मिलिटेंसी रैंक को ज्वाइन करें और जो नए हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे लगता है उनको एक बार मौका देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहती है, अगर गवर्नर साहब ने भी इसका ऐलान किया, मुझे लगता है उनको एक बार मौका देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनामिक्स मैंने पहले ही कहा एक क्रॉसवर्ड पजल की तरह है, जहां बीजेपी के खुद ही अंदर 2 हिस्से हैं, कहते हैं गोली से जवाब देंगे, दूसरे कहते हैं रिहेबिलिटेट करेंगे। वहीं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को भी कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश लगातार जारी है। और जिस तरह से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, सक्सेसफुल चल रहे हैं, उसके ऊपर उससे बड़ी अच्छी खबर यह है कि युवक बिना गोली के सामने आए वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल ही अनाउंस किया कि किस तरह से बांडीपुरा के 3 युवकों को अपने घर वापस लाया गया है जो जाने वाले थे मिलिटेंट रैंक्स के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 370 पर लगातार डिबेट है। अगर उसके अलावा हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे और भी इश्यूज़ हैं जिनको सामने लाना, सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इश्यूज़ भी आपके सामने लाकर ज़रूरी रखेंगे, लेकिन सवाल एक बार फिर से आपके सामने एक और सवाल छोड़कर जाऊंगा। आज का सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर
रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ होनी चाहिए या नहीं? अगर होनी चाहिए तो जिस तरह से सर ने भी कहा कि इन्होंने डिफ़ाइन किया अपनी तरह से कि किन लोगों के लिए होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि किन लोगों के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए? फिलहाल मुझे अमजद खान और सहयोगी कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।